प्रबंधन की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। किसी को मेहनत से काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है? क्या ये सिर्फ पैसा है या कुछ और भी है? बिल्कुल। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेयो से पहले एफडब्ल्यू टेलर जैसे लोगों की सोच ही हावी थी। हाँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाँ, और उनकी सोच बहुत सीधी थी। इंसान एक मशीन जैसा है जिसे सिर्फ पैसे का तेल डालकर चलाया जा सकता है। इसी को रैबल हाइपोथेसिस कहते थे ना, मतलब इंसान बस अपने स्वार्थ के लिए काम करने वालों का एक झुंड है। सही कहा। और जॉर्ज एल्टन मेयो ने इसी सोच को चुनौती दी, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो आज हम उनके कुछ केस स्टडीज की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने ये साबित किया कि काम की जगह पर हमारे रिश्ते शायद पगार से भी ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया की एक टेक्सटाइल मिल से। अच्छा, तो ये उनके सबसे मशहूर हॉथॉर्न स्टडीज से भी पहले की बात है। हाँ, बहुत पहले। फिलाडेल्फिया में एक टेक्सटाइल मिल थी जो मतलब हर लिहाज से बेहतरीन थी। अच्छी तनख्वाह, अच्छी सुविधाएं, सब कुछ था। लेकिन फिर भी कोई समस्या थी। हाँ, एक खास विभाग में जहां धागा काता जाता था, वहां लेबर टर्नओवर 250% था। 250%? एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उस एक विभाग में 40 नौकरियों को भरने के लिए मिल को हर साल 100 लोगों को काम पर रखना पड़ता था। अरे बाप रे! लोग आते थे और कुछ ही हफ्तों में छोड़कर चले जाते थे। मैनेजमेंट ने पैसे बढ़ाए, बोनस दिए, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो मेयो वहां पहुंचे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी क्लिनिकल मेथड का इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने सिर्फ आंकड़े नहीं देखे, बल्कि मजदूरों से बात की, और उन्हें पता चला कि समस्या एक नहीं, कई स्तरों पर थी। जैसे कि? देखिए, पहली थी शारीरिक थकावट। मजदूरों को लगातार एक लंबी गली में आगे पीछे चलना पड़ता था। दूसरी, सामाजिक अलगाव। अलगाव? हाँ, मशीनें इतनी ज्यादा शोर करती थीं कि वो एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते थे। वो घंटों एक दूसरे के बगल में काम करते थे, लेकिन फिर भी बिल्कुल अकेले थे। और इसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से वे दिन के अंत में इतने ज्यादा थक जाते थे कि उनमें शाम को किसी से मिलने जुलने की कोई ऊर्जा ही नहीं बचती थी। तो मेयो का समाधान क्या था? समाधान बहुत सरल था। उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि इन मजदूरों को दिन में 4 बार 10-10 मिनट का आराम का ब्रेक दिया जाए। और नतीजा? क्या हुआ? नतीजा जादुई था। जैसे ही ब्रेक शुरू हुए, मजदूरों में जो उदासी थी वो गायब हो गई। लेबर टर्नओवर लगभग खत्म हो गया और उत्पादन वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। लेकिन कहानी में एक मोड़ भी है, सही कहा? हाँ, एक अजीब मोड़। विभाग के सुपरवाइजरों को जलन होने लगी। उन्हें लगा कि मजदूरों को बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। अच्छा। तो उन्होंने शिकायत करके ये ब्रेक्स बंद करवा दिए। और जैसे ही ब्रेक्स बंद हुए, सारी पुरानी समस्याएं तुरंत वापस आ गई। ये तो कमाल है, मतलब हल मिल भी गया और फिर हाथ से निकल गया। अंत में कंपनी के प्रेसिडेंट को खुद दखल देना पड़ा और उन्होंने एक ऐसा बदलाव किया जो असली गेम चेंजर साबित हुआ। क्या किया उन्होंने? उन्होंने ब्रेक्स को फिर से शुरू किया, पर उनका नियंत्रण सीधे मजदूरों के ग्रुप को सौंप दिया। अब मजदूर खुद तय करते थे कि कौन कब ब्रेक लेगा। तो इससे क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क। उन ब्रेक्स में वे एक दूसरे से बात करते, सलाह मशवरा करते। उनका सामाजिक अलगाव खत्म हो गया। वे एक टीम बन गए। तो मेयो का निष्कर्ष ये था कि समस्या उबाऊ काम नहीं बल्कि अलगाव की स्थितियों में किया गया दोहराव वाला काम थी। इंसान सामाजिक प्राणी है और अकेलापन उसकी प्रेरणा को खत्म कर देता है। ये आइडिया तो उनके अगले और सबसे मशहूर काम हॉथॉर्न स्टडीज में और भी खुलकर सामने आया। इसकी शुरुआत तो एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से हुई थी, है ना? हाँ, सवाल बहुत सीधा था। क्या काम करने की जगह पर रोशनी बढ़ाने से उत्पादकता बढ़ती है? लॉजिक तो यही कहता है कि हाँ, बढ़नी चाहिए। तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न प्लांट में शोधकर्ताओं ने महिला कर्मचारियों के 2 समूह बनाए, एक टेस्ट ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। और नतीजे क्या निकले? नतीजे हैरान करने वाले थे। जब उन्होंने टेस्ट ग्रुप में रोशनी बढ़ाई तो उनका उत्पादन बढ़ा। ये तो उम्मीद के मुताबिक था। हाँ, लेकिन अजीब बात ये थी कि कंट्रोल ग्रुप का उत्पादन भी बढ़ गया, जहां रोशनी में कोई बदलाव नहीं हुआ था। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? शोधकर्ता भी उलझ गए। उन्होंने फिर से प्रयोग किया। इस बार टेस्ट ग्रुप में रोशनी कम कर दी। तब तो उत्पादन गिरा होगा? नहीं, उत्पादन फिर से बढ़ गया।
यहाँ तक कि जब उन्होंने रोशनी को चांदनी रात जितना कम कर दिया, तब भी लड़कियों ने अपना उत्पादन बनाए रखा। ये तो किसी भी लॉजिक के खिलाफ है। शोधकर्ताओं का तो सिर चकरा गया होगा। बिल्कुल। फिर उन्होंने आराम के ब्रेक दिए, रिफ्रेशमेंट्स दिए। हर बदलाव के साथ आउटपुट लगातार बढ़ता गया। और फिर उन्होंने सबसे चौंकाने वाला काम किया। हाँ, उन्होंने सारी नई सुविधाएं वापस ले ली। ब्रेक्स खत्म, रिफ्रेशमेंट बंद। और तब क्या हुआ? थोड़ी गिरावट के बाद आउटपुट फिर से उछलकर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। अच्छा, तो ये साफ था कि वजह भौतिक नहीं मनोवैज्ञानिक थी, और यहीं पर एल्टन मेयो को बुलाया गया। सही। मेयो ने समझा कि इसका जवाब उन लड़कियों के मानसिक दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय परिवर्तन में छिपा था। इसी को बाद में हॉथॉर्न इफेक्ट के नाम से जाना गया। मतलब सिर्फ ध्यान दिए जाने से ही उनकी उत्पादकता बढ़ गई? एक तरह से हाँ, क्योंकि शोधकर्ता और मैनेजर उन पर इतना ध्यान दे रहे थे, उनकी हर बात सुन रहे थे, इसलिए वे खुद को बहुत खास महसूस करने लगी थीं। उन्होंने परियोजना में भागीदारी की भावना विकसित की। वो अब अलग अलग काम करने वाली लड़कियां नहीं थीं, एक सामाजिक इकाई, एक टीम बन गई थी। असली कारण सुपरवाइजरी तकनीक में बदलाव था। माहौल अब सख्त नहीं बल्कि दोस्ताना हो गया था। इस खोज के बाद हॉथॉर्न स्टडीज का अगला चरण तो और भी बड़ा था, है ना? हाँ, बहुत बड़ा। कंपनी ने एक विशाल इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू किया जिसमें 21,126 कर्मचारियों से बात की गई। 21,000? हाँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चली। सिर्फ अपनी बात कहने का मौका, या जिसे हम कहते हैं गुस्सा निकालने, से ही कर्मचारियों को बहुत बेहतर महसूस हुआ, भले ही उनकी शिकायतों पर कोई कार्यवाही ना की गई हो। बिल्कुल। इससे मेयो ने शिकायतों के 2 स्तरों की पहचान की, एक प्रकट जो कर्मचारी कहते हैं और दूसरा अव्यक्त, यानी शिकायत के पीछे का गहरा मनोवैज्ञानिक कारण। तो हजारों कर्मचारियों से बात करने के बाद मेयो को एहसास हुआ कि काम की जगह पर एक पूरी छिपी हुई सामाजिक दुनिया है। बिल्कुल। और यहीं से बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। इस बार कोई फेरबदल नहीं किया गया। शोधकर्ताओं ने बस पुरुष कर्मचारियों के एक छोटे से समूह को उनके प्राकृतिक माहौल में देखा। और इनका वेतन एक समूह प्रोत्साहन योजना पर आधारित था। मतलब जितना ज्यादा ग्रुप काम करेगा उतना ज्यादा पैसा। हाँ, यही दक्षता का तर्क कहता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने जो देखा वो ठीक इसका उल्टा था। उन्होंने अनौपचारिक संगठन की खोज की। अनौपचारिक संगठन? हाँ, उन्होंने पाया कि कर्मचारियों के उस समूह ने उत्पादन के लिए अपना खुद का एक अलिखित नियम बना रखा था, जो मैनेजमेंट के लक्ष्य से कम था। मतलब वे जानबूझकर कम काम कर रहे थे? क्यों? क्योंकि उनका अपना एक आचार संहिता था जो मैनेजमेंट के नियमों से ज्यादा मजबूत था। अच्छा, क्या नियम थे? पहला नियम था, बहुत ज्यादा काम मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें रेट बस्टर कहा जाएगा। रेट बस्टर? इसका क्या मतलब? मतलब तुम मैनेजमेंट की नजर में अच्छे बनकर बाकी सबके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। वो भविष्य में सबके लिए कोटा बढ़ा देंगे। अच्छा, और दूसरा नियम? बहुत कम काम भी मत करो, वरना तुम्हें चेसलर कहा जाएगा, यानी कामचोर। और भी कुछ था? हाँ, तीसरा, किसी भी साथी के बारे में सुपरवाइजर से कोई चुगली मत करो। ऐसा करने वाले को स्क्विलर कहते थे, मतलब मुखबिर। तो ये एक पूरा सामाजिक सिस्टम था जिसके अपने नियम और सजा थी। बिल्कुल। ये साबित करता है कि समूह का अपना भावनाओं का तर्क मैनेजमेंट के दक्षता के तर्क और पैसे के लालच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, 1 मिनट। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेयो के काम की काफी आलोचना भी तो हुई थी। हाँ, बहुत आलोचना हुई। सबसे बड़ा आरोप ये था कि उनका काम संघ विरोधी और प्रबंधन समर्थक था। मैंने सुना है यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन ने इसे काउ सोशियोलॉजी कहा था। हाँ, काउ सोशियोलॉजी, यानी गायों का समाजशास्त्र। इसका क्या मतलब था? उनका कहना था कि ये कर्मचारियों को गाय की तरह बस खुश और संतुष्ट रखने की एक चालाक तरकीब है, ताकि वे ज्यादा उत्पादन करें और यूनियन में शामिल ना हो। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सवाल उठाए गए थे, है ना? बिल्कुल। आलोचकों ने कहा कि हॉथॉर्न स्टडीज अवैज्ञानिक थीं क्योंकि सैंपल का आकार बहुत छोटा था। पीटर ड्रकर ने कहा कि मेयो ने पारस्परिक संबंधों पर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि उन्होंने काम की वास्तविक प्रकृति को नजरअंदाज कर दिया। तो फिर इतनी सारी आलोचनाओं के बाद हम आज भी मेयो की बात क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब है हाँ। इन सभी वैध आलोचनाओं के बावजूद मेयो का योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने प्रबंधन की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो उनकी सबसे बड़ी देन क्या थी? उनकी सबसे बड़ी देन थी अनौपचारिक संगठन की खोज, सामाजिक संबंधों का वो अदृश्य नेटवर्क जो हर संगठन के भीतर मौजूद होता है। उन्होंने साबित किया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है,
समूह, अपनेपन की भावना और सम्मान कर्मचारियों के व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो अंत में एल्टन मेयो ने प्रबंधन को एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सबक सिखाया। अपने कर्मचारियों को मशीन का पुर्जा नहीं बल्कि एक इंसान समझें। सही। उनकी उत्पादकता सिर्फ भौतिक परिस्थितियों पर नहीं बल्कि काम के प्रति उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है। और ये हमें आज के दौर के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हाँ, मेयो के सिद्धांत आज की रिमोट वर्किंग और एआई संचालित दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं। जब कर्मचारी एक साथ एक कमरे में भी नहीं होते तो वो अनौपचारिक सामाजिक समूह और अपनेपन की भावना कैसे बनाई जा सकती है जो मेयो के अनुसार इतनी महत्वपूर्ण थी। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज के मैनेजरों को सुलझाना होगा।